आप किस तरह देखते हैं इस इलेक्शंस को? आपकी नज़र से अगर देखा जाए तो आपकी वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा और किसके फेवर में वो वोट चले जाएंगे। इसी के वोट चोर गद्दी छोड़ कितना कामयाब होगा और कितना सीरियसली लोग इसको लेंगे? बिहार के लोग पत्ता डाला वो था जातिगत जनगणना का कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, और गांधी का और तेजस्वी यादव का दबाव आ गया, इस वजह से ये इस पे। क्योंकि राहुल गांधी तो बहुत पहले से फोकस कर रहे हैं, राहुल गांधी इसी पे कर रहे हैं, जातिगत जनगणना। मणिपुर से जो उनकी यात्रा निकली थी देश से आ गए, तो उनको निकालना जरूरी है, और वो यहाँ की डेमोग्राफी बदल रहे हैं और रिजेक्ट कर दिया। अब इनके पास चूंकि कुछ है नहीं, तो बिहार में भी ये शुरू कर दिए। लालू की बात कर रहे हैं कि लालू के जमाने में ये था, लालू के जमाने में जंगल राज था, लालू के जनरेशन खड़ी हो जाती है। तो अब ये विकास की बात नहीं कर सकते। एक बाबू है, इन्होंने ये विकास का काम किया, ये तो इन्होंने किया नहीं। अब अगर ये आपने कहा था कि हम पूरे देश में 2 करोड़ नौकरी देंगे, वो तो दे नहीं सके। दोस्तों आदाब, मैं हूं आपका होस्ट अकील खान और आज मैं मौजूद हूं डॉक्टर सलीम खान साहब के साथ। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम सबको पता है कि बिहार में इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं, नवंबर की फर्स्ट वीक से वहां पर विधानसभा के इलेक्शन चालू हो जाएंगे। आप किस तरह देखते हैं इस इलेक्शंस को? आपकी नज़र से अगर देखा जाए तो आपको क्या लगता है कि किसके आने वाले वक्त में गवर्नमेंट बनेगी? देखिए, बिहार में अभी बाईपोलर इलेक्शन है। एक तरफ इंडिया गठबंधन है और दूसरी तरफ एनडीए है। एक प्रशांत किशोर भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कि वो बहरहाल इनकी रेस में कहीं करीब नहीं दिखाई देते। तो अगर एनडीए और इंडिया गठबंधन की बात करें तो एनडीए की वहाँ पे सरकार है और इंडिया गठबंधन जो है वो अपोजिशन में है, बिहार में भी और लोकसभा में भी। लेकिन बिहार की जो परिस्थिति अभी दिखाई दे रही है, इसके मुताबिक ऐसा लगता है कि एनडीए जो है वो एक हारी हुई जंग लड़ रहा है। यानी वो जो है वो उसको भी एहसास हो चुका है कि वो जंग हार चुका है और जनता को भी ऐसा लग रहा है कि अब ये दोबारा नहीं जीतेगा। डबल इंजन की सरकार होते हुए भी आपको ऐसा लग रहा है? जी हाँ, डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद ऐसा लग रहा है, इसलिए कि एंटी इनक्यूबेंसी नाम की जो चीज़ होती है वो सरकार के खिलाफ होती है। यानी जो लोग सत्ता में होते हैं, लोगों को उनसे जो अपेक्षाएं होती हैं वो पूरी नहीं होती हैं, तो एंटी इनक्यूबेंसी आता है। अब नीतीश कुमार पिछले 20 साल से जो है वो बिहार में है, और कभी कभार ऐसा होता है कि अगर केंद्र सरकार जो है वो अलग हो तो राज्य सरकार उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाती है कि हम जो काम करना चाहते हैं, जैसे बंगाल की बात, तो ममता हमेशा ये कहती है कि भाई केंद्र सरकार हमको समर्थन नहीं देती है, हमको मदद नहीं करती है। लेकिन जब एक ही ग्रुप की सरकार हो, यानी एनडीए की सरकार बिहार में भी है और एनडीए की सरकार दिल्ली में भी है, जिसको आप डबल इंजन सरकार बोल रहे हैं, तो आपके पास ये बहाना नहीं रहता। आप ये नहीं कह सकते कि भाई केंद्र जो है वो हमको सपोर्ट नहीं कर रहा है या केंद्र का समर्थन हमको नहीं है, इसलिए हम आपके लिए कोई काम नहीं कर सकते। तो जो नाराज़ी पैदा होती है लोगों के अंदर, जो अपेक्षा भंग होता है, वो डबल इंजन सरकार में ज़्यादा होता है बजाय इसके कि अपोजिशन की पार्टीज़ का मामला। डॉक्टर साहब, आप जैसे कि हम सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार की इस वक्त सेहत सही नहीं है, बीमार चल रहे हैं। उनकी बीमारी को लेकर के आपको क्या लगता है कि इसका क्या उनको कुछ सिंपैथी मिल सकती है या ये उनके खिलाफ काम कर जाएगा? क्या लगता है आपको? देखिए, सिंपैथी का तो कोई सवाल ही नहीं है। अगर आप मानसिक तौर पे ठीक नहीं है, आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, कभी आप प्रधानमंत्री मोदी के जो है वो पैरों को छूने लगते हैं, कभी जो है वो उल फूल बातें करने लगते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, तो ठीक है, जब कोई ऐसी बात उनके मुंह से निकलती है तो लोग कह देते हैं कि भाई उम्र का तकाजा है। लेकिन जो आदमी को मानसिक तौर पे स्टेबल नहीं है, उस पर दोबारा सत्ता में बैठाना, इसका कोई जो है वो औचित्य नहीं है। और इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि ये मेरा लास्ट इलेक्शन है, मुझे एक बार और मौका दे दीजिए। तो अभी किस हिसाब से वो ये इलेक्शन लड़ रहे हैं कि क्या उनको ऐसा लगता है कि वो फिर से चीफ मिनिस्टर बन पाएंगे या बीजेपी एनडीए की गवर्नमेंट उनको फिर से बीजेपी बनाएगी? देखिए, सत्ता का मोह ऐसी चीज़ है कि जो किसी से जाता नहीं है। पिछली बार उन्होंने कहा था कि मुझको आखिरी मौका दीजिए, आखिरी मौका मिल गया, इस बार उनको आना नहीं चाहिए था। अब मसला ये है कि बीजेपी भी नहीं चाहती कि नीतीश कुमार दोबारा सीएम बने, पिछली बार भी नहीं चाहती थी, और उसको हराने के लिए, उनको हराने के लिए वो चिराग पासवान को उन्होंने अपना
छुपे एजेंडे के तहत इलेक्शन लड़ाया। चिराग पासवान ने सारे कैंडिडेट जेडीयू के सामने खड़े किए और जेडीयू जो पहले नंबर की पार्टी थी वो तीसरे नंबर की पार्टी बन गई और बीजेपी जो है दूसरे नंबर पे थी और आरजेडी पहले नंबर पे थी। एक सीट का फ़र्क था। तो वो पहले ही चाहते थे कि पिछली बार नीतीश कुमार से छुटकारा पाएँ, लेकिन जो सिचुएशन बनी वो ऐसी थी कि अगर नीतीश कुमार को ये लोग जो है वो मुख्यमंत्री नहीं बनाते तो नीतीश कुमार आरजेडी के साथ मिलकर मुख्यमंत्री बन जाते जी। तो इसलिए बीजेपी ने मजबूरी में उनको पिछली बार बनाया। इस बार प्रॉब्लम यह है कि उनकी पूरी पार्टी पे बीजेपी के लोगों ने कब्जा कर लिया है, ललन सिंह वगैरह। लेकिन उनका एक वोटर है जो कि उनको देख के, जो ईबीसी वोटर है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड वोटर, वो उनको देख के वोट देता है। तो इसलिए बीजेपी उनको प्रोजेक्ट कर रही है एक सीएम के तौर पे। लेकिन सारे लोग ये बात जानते हैं कि इस बार उनको जो है वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। अगर एनडीए जीत जाती है तो भी कोई और मुख्यमंत्री आएगा और अगर एनडीए हार जाती है तब तो कोई सवाल ही नहीं है। डॉक्टर साहब, अगर अभी हम बात कर रहे हैं बिहार के इलेक्शन पे, तो जब वहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर चल रहा है वो एसआईआर का है, जिसको एनडीए गवर्नमेंट इस तरीके से भुनाने की कोशिश कर रही है कि जो घुसपैठिए आए हुए हैं उनको हमें निकालना है। और घुसपैठिए कौन है हम सबको पता है कि किसकी वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा और किसके फेवर में वो वोट चले जाएंगे। इसी के बिल्कुल साथ साथ राहुल गांधी ने पैरेलल एक मुहिम चलाई हुई है, वोट छोड़ गद्दी छोड़। तो आपको क्या लगता है कि ये वोट छोड़ गद्दी छोड़ कितना कामयाब होगा और कितना सीरियसली लोग इसको लेंगे? बिहार के लोग और देश के लोग भी कितना सीरियसली ले रहे हैं? देखिए, ये जो एसआईआर की कहानी है, आप ये सोचिए कि एसआईआर की बीजेपी को ज़रूरत क्यों पड़ी। बीजेपी ने सबसे पहले पहलगाम के सहारे बिहार इलेक्शन जीतने की कोशिश की। आपको ये पता होगा कि जिस वक्त पहलगाम में जो हमला हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब में थे, तो वो सऊदी अरब से वापस आ गए अपना दौरा आधा छोड़ के। इसके बाद लोग ये अपेक्षा कर रहे थे कि वो कश्मीर जाएंगे, पहलगाम जाएंगे, लेकिन वो सीधे बिहार पहुंच गए और उन्होंने वहाँ से जो है अपना भाषण कर दिया, उसको भुनाने की कोशिश की। उसमें वो कामयाब नहीं हुए। उसके बाद लोगों ने उल्टा उनसे सवाल किया कि भाई आपके होते हुए, आपकी सरकार के होते हुए जम्मू कश्मीर का जो पूरा पुलिस तंत्र है वो केंद्र सरकार के पास है, तो इसके होते हुए वो आए कैसा? एक सवाल। दूसरा सवाल ये था कि अगर आ गए तो गए कहाँ? आप उनको पकड़े क्यों नहीं? आज तक नहीं पकड़ा, आज तक तो ऑपरेशन महादेव के नाम पे कुछ लोगों को मार के ये कह दिया कि वो मारे गए, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो पहलगाम का मामला है वो इन पे उल्टा हो गया, उल्टा लोग इनसे सवाल करने लगे। तो इन्होंने फिर दूसरा जो उसमें पत्ता डाला वो था जातिगत जनगणना का, कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे और पूरे देश में कराएंगे, क्योंकि बिहार में ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव चीज है। जातिगत जनगणना का मामला भी उल्टा हो गया, इसलिए कि प्रधानमंत्री मोदी खुद कह चुके थे कि जातिगत जनगणना जो है वो महापाप है हिंदू समाज के खिलाफ। तो लोगों ने वो वीडियो दिखाना शुरू कर दी कि कल तक तो बीजेपी वाले जो है वो जातिगत जनगणना के खिलाफ थे, और अब चूंकि राहुल गांधी का और तेजस्वी यादव का दबाव आ गया, इस वजह से ये इस पे राहुल गांधी तो बहुत पहले से फोकस कर रहे हैं, राहुल गांधी इसी पे कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना। मणिपुर से जो उनकी यात्रा निकली थी तभी से वो कर रहे हैं, जी, न्याय यात्रा। तो उसका भी क्रेडिट जो है वो जाने लगा राहुल गांधी को और तेजस्वी यादव को। फिर इन्होंने पड़ा है तो ये क्या उनकी वजह से करा हो रहा है। फिर इन्होंने तीसरा जो है वो ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर को भुनाने की कोशिश में जो है उसमें 2-3 नुकसान हो गया। पहला नुकसान तो ये हुआ कि वो जो हिमांशी नरवाल थी, जिसके जो है वो शौहर को, पति को जो है वो मार दिया गया था, उसने एक स्टेटमेंट दे दिया कि इसको हिंदू मुस्लिम ना बनाया जाए। तो ये लोग ने उसका कैरेक्टर एसोसिएशन शुरू कर दिया और ये कहा कि उसके कश्मीरियों से ताल्लुकात है, वो जेएनयू में थी वगैरह। तो लोगों को बहुत बुरा लगा। उसके बाद फिर इन्होंने सूफिया कुरैशी के बारे में कह दिया कि हमने आतंकवादी की बहन से ही उनका मामला कर दिया। तो वो केस कमजोर होता जा रहा था। अब फिर इन्होंने उसको संभालने के लिए ये कहा कि हम घर घर सिंदूर पहुंचाएंगे।
जब घर घर सिंदूर की बात आई तो हिंदू औरत जो है वो नाराज हो गई कि ये तो मेरे पति का हक है और तुम कौन है ये सिंदूर ला के देने वाले, मैं तो अपने पति का सिंदूर लगाती हूँ। तो ये सेटबैक के बाद इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लपेट के रख दिया। अब इनको सारे जो 3 मुद्दे थे वो तीनों चले गए, तो इन्होंने सोचा कि अब ऐसा करते हैं कि इलेक्शन कमीशन की मदद से चुनाव जीतते हैं, और उसके लिए ये SIR लेके आए। और इनका इरादा था कि SIR के जरिए से हम अपने विरोधियों के जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में, देखिए सब वोट आपको काटने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप 10,000 से जीत रहे हैं, 5,000 काट दिए मुखालिफ के तो आप जीत जाते हैं। तो SIR जब ये लोग लाए तो SIR का जस्टिफिकेशन ये दिया प्रधानमंत्री मोदी ने और अमित शाह ने कि बिहार में बहुत सारे घुसपैठिए आ गए हैं और वो घुसपैठिए जो है वो बांग्लादेश से आ गए हैं, तो उनको निकालना जरूरी है और वो यहाँ की डेमोग्राफी बदल रहे हैं और हम इसका मौका नहीं दे सकते। यही खेल इन्होंने झारखंड में किया था घुसपैठिए का, लेकिन झारखंड के लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया। अब इनके पास चूंकि कुछ है नहीं तो बिहार में भी ये शुरू कर दिए। डॉक्टर साहब, अगर मैं आपकी बात से अगर आपकी बात को पीछे से पकड़ता हूँ तो घुसपैठिए, SIR, सिंदूर, जातिगत जनगणना, इनके अलावा कहीं पर भी विकास की बात तो की नहीं गई है। जबकि सबसे पहले जब मोदी जी आए थे 2014 में तो वो यही बात कह के आए थे कि मैं विकास करूंगा, सबका साथ सबका विकास। मतलब कुल मिलाकर के बीजेपी के पास सिर्फ यही मुद्दा रह गया है, हिंदू मुसलमान, सिंदूर और जातिगत जनगणना, घुसपैठिए। कहीं पर कोई मुद्दा विकास का बिहार में चल भी रहा है? देखिए बात यह है कि आपके पास जब सत्ता नहीं है तो आप ये कह सकते हैं कि आप हमको सत्ता में लाइए, हम विकास करेंगे, लेकिन ऑलरेडी आप सत्ता में हैं। लेकिन अब आपको सत्ता में रहते हुए 11 साल हो रहा है केंद्र में, बिहार में जो आपका पार्टनर है उसको 20 साल हो रहा है। अब आप अगर ये बोलेंगे कि हम विकास करेंगे तो लोग सवाल करते हैं कि आप अभी तक कर क्या रहे थे, विकास करने से रोका किसने, अभी तक क्यों नहीं किया? अभी तक आप जो है वो लालू की बात कर रहे हैं कि लालू के जमाने में ये था, लालू के जमाने में जंगल राज था, लालू के जमाने में हम बिहार पीछे रह गया। अरे भाई, ये जो जनरेशन है नई, उसको तो मालूम ही नहीं कि लालू के जमाने में क्या था, क्योंकि 20 साल में तो एक नई जनरेशन खड़ी हो जाती है। तो अब ये विकास की बात नहीं कर सकते। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने मोतिहारी में कहा था कि देखो यहाँ का जो शक्कर कारखाना बंद हो गया है, अब मैं अगली बार आऊंगा तो ये शक्कर के कारखाने की चीनी डाल के चाय पीऊंगा। अब उसके बाद 11 साल हो गए, अभी भी वो शक्कर का कारखाना बंद ही है। अच्छा। तो आप जो है वो विकास की बात किस मुंह से करेंगे? तो विकास की बात ये कर नहीं सकते। तो विकास इन्होंने किया नहीं, बना, शक्कर भी नहीं निकली और उससे चाय भी नहीं बनी। तो विकास जो है अगर ये किए होते तो ये कह सकते थे कि भाई पिछले 10 साल में हमने ये विकास का काम किया, पिछली 20 साल में नीतीश कुमार जो सुशासन बाबू है इन्होंने ये विकास का काम किया। ये तो इन्होंने किया नहीं। अब अगर ये विकास की बात करेंगे तो लोग बोलेंगे कि भाई विकास है क्या? अभी देखिए 1 करोड़ नौकरी देंगे। आज से 10 साल पहले आपने कहा था कि हम पूरे देश में 2 करोड़ नौकरी देंगे, वो तो दे नहीं सके। 45 साल में सबसे ज़्यादा जो है वो बेरोजगार आज की तारीख में भारत में, और आज आप कह रहे हैं कि हम अकेले बिहार में 1 करोड़ नौकरी दे देंगे, तो ये तो असंभव बात है। लेकिन ये है कि इसीलिए आप देखिए कि ये विकास की बात नहीं कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम के अलावा एक और चीज़ है, पैसे बांटो, रेवड़ी बांटो। पहले प्रधानमंत्री मोदी गए, उन्होंने कई हजार करोड़ रुपए, रेवड़ी कल्चर के तो ये खुद खिलाफ है। केजरीवाल को तो इन्होंने बोल के बदनाम कर दिया कि ये रेवड़ी फैलाते हैं। ये आपने जो कहा है वाली बात गलत है। एक जमाने में प्रधानमंत्री मोदी रेवड़ी कल्चर के खिलाफ थे। लोकसभा चुनाव के पहले भी जो उन्होंने शिवाजी पार्क में भाषण दिया था तो उन्होंने कहा था देश इस तरह से प्रगति नहीं करता। लेकिन जब 2024 के चुनाव में ये लोग 400 का सपना देखने वाले 240 पे आ गए, तो अब इनको किसी भी तरह पावर में रहना है। तो जो रेवड़ी कल्चर की ये मुखालिफत कर रहे थे, आप देखिए मध्य प्रदेश में लाडली बहना, महाराष्ट्र में लाड़की बहना, और अब बिहार में भी जो है वो होलसेल में जो है वो पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पैसे ट्रांसफर किए। अब ये तो ऐसा है कि पब्लिक का पैसा जो पड़ा हुआ है इसके अंदर आपके खजाने में, जो उनके कल्याण में खर्च होना चाहिए, आप उनको बांट रहे हैं। पहले चोरी से लोगों को पैसे देते थे, अब खुल्लम खुल्ला सरकारी खजाने से जो है वो रिश्वत दे रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, इस बार का जो विधानसभा बिहार का जो इलेक्शन है वो करो या मरो की स्थिति लाके खड़ा कर दिया प्रधानमंत्री मोदी के लिए। आपको क्या लगता है कि अगर
एनडीए वहां पर हार जाता है, गवर्नमेंट नहीं बना पाता है, तो कितना बड़ा डेंट लगेगा मोदी जी की छवि के ऊपर या मोदी जी के शासन के ऊपर? देखिए, मोदी जी के शासन पे तो 2024 में एक बड़ा डेंट लग गया। उसके बाद इन्होंने जो चुनाव जीते, हरियाणा का चुनाव जीता, महाराष्ट्र का चुनाव जीता, इस तरह से इन्होंने अपनी छवि सुधारने की कोशिश की। लेकिन अब जो वोट चोर गद्दी चोर का जो मामला चला और जिस तरह से कि एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है लोगों ने बताना शुरू किया कि एक घर में इतने सारे वोटर है, हजारों की तादाद में जीरो नंबर के मकान है, कैसे जीरो नंबर तो अब ये बात लोगों ने निकाल ली। और उसके अलावा फिर उसमें चुनाव आयोग ने ये कहा कि हम जो है वो डेटा नहीं देंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक डेटा नहीं देंगे। यानी उससे ये पता चलने लगा कि ये कोई चीज छुपा रहा है। आप वीडियो नहीं देंगे, माताओं बहनों की मर्यादा होगी। अब इतने सालों से वो जाती हैं, अभी एक तरफ तो बोलते हैं कि भाई बुर्का पहन के आएगी तो उसको वोट नहीं देना, वहाँ मर्यादा नहीं आती है। और अगर उसकी डिटेल मांगते हैं तो मर्यादा आ जाती है। इस तरीके की दलीलें देना कि जिससे खुद ही साबित होने लगे कि दाल में कुछ काला है, दाल में काला है, या पूरी दाल ही काली। डॉक्टर साहब, दाल ही काली है। तो अब क्या हुआ कि इन्होंने तो ये बात अब लोगों की समझ में आ गई कि ये जो हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव इन्होंने जीता था वो ईमानदारी से नहीं जीता था, बल्कि चोरी करके जीता था। अब बिहार में जो इन्होंने चोरी करने के लिए SIR लाए, तो इसी को जो है वो इंडिया गठबंधन ने मुद्दा बना दिया। और आप ये ने अभी थोड़ी देर पहले पूछा था कि ये वोट चोर गद्दी चोर का बिहार और पूरे देश में क्या प्रभाव है। तो मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री मोदी कई बार गए बिहार, उसके बाद अमित शाह गए। अमित शाह ने जोश में आके एक मर्तबा एक सभा में ये पूछ लिया लोगों से कि भाई ये जो राहुल बाबा जो चला रहे हैं, मुहिम चला रहे हैं, तो वो किस लिए चला रहे हैं। तो उनको ये उम्मीद थी कि लोग बोलेंगे कि वो घुसपैठिया लोगों को संरक्षण देने के लिए चला रहे हैं। लेकिन हुआ ये कि पब्लिक ने कहा कि वो तो वोट चोर और गद्दी छोड़ के लिए चला रहे हैं, तो उनका मुंह लटक गया। ये तो बिहार की सूरत हाल है। मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूँ। अभी पिछले दिनों उत्तराखंड में जो है वो पेपर लीक हो गया। तो जब पेपर लीक हो गया तो सब लड़के जो छात्र थे वो मैदान में आ गए, इसलिए कि आप बच्चा जो है वो 6 महीना साल मेहनत करता है, एक जो है वो कंपटीशन का एग्ज़ाम लिखता है, आप पेपर लीक कर देते हो, उसकी मेहनत सारी चली जाती है। अब बोलते हैं दोबारा इम्तिहान होगा, दोबारा पढ़ेगा, वो दोबारा फीस बढ़ेगा। तो इस पे लड़के लोग, जो लड़के लड़कियां छात्र थे, वो मैदान में आ गए। तो वो जो वहाँ का CM है, उसने कहा कि जो है वो पेपर लीक जिहाद चल रहा है, पेपर लीक जिहाद। जबकि वो हुकुम सिंह नाम का एक आदमी है जो कि वो पेपर लीक करता था, जो पिछली बार लीक किया उसको इस सरकार ने बचाया और फिर उसने लीक किया। तो लोगों ने जो नारा लगाया वो ये था कि पेपर चोर गद्दी छोड़। यानी अब जो ये वोट चोर गद्दी छोड़ के आगे अब जैसे है ना, जब तक सूरज चांद रहेगा आगे जो चाहो नाम लगाओ। तो अब इनके जितने भ्रष्टाचार होंगे तो उसी के नाम से चलेंगे, पेपर छोड़ गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। तो पूरे देश में आप ये देखें कि ये एक नारा बन गया है और लोगों को इस बात पे विश्वास होने लगा है कि ये लोग जो है वो चोरी से जीते हैं। डॉक्टर साहब, अभी जिस हिसाब से जोड़ी बन रही है राहुल गांधी की, तेजस्वी यादव की, और राहुल गांधी जी ने इससे पहले भी पैदल यात्राएं की हैं और वहाँ पर भी पैदल यात्रा करते रहते हैं बिहार में, आपको क्या लगता है कि जोड़ी कितना कमाल कर पाएगी, कितना विश्वास है आपको? देखिए, आपको मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ। 2014 में जिस वक्त चुनाव हो रहा था, उस वक्त एक तरफ जो है वो मनमोहन सिंह थे और दूसरी तरफ मोदी थे, और लोग ये कहते थे कि जो ये नौजवान नस्ल है, ये जो नए वोटर्स है, मनमोहन सिंह इनकी एस्पिरेशंस को एड्रेस नहीं कर सकते, इसके लिए जो है वो एक मोदी जैसे जवान आदमी की ज़रूरत है। उससे पहले भी एक बार ऐसा हुआ कि जब अटल बिहारी प्रधानमंत्री थे तो उनकी उम्र ज़्यादा हो गई, तो उनके सामने सोनिया आई तो नौजवानों को लगा कि ये अटल बिहारी हमारे मसाइल को, हमारी समस्याओं को नहीं समझ सकते, तो उन्होंने जो है वो सोनिया गांधी को सपोर्ट किया। अब जो सिचुएशन है वो ये कि जहां मनमोहन थे वहां जो है वो मोदी जाके खड़े हो गए, 75 साल क्रॉस हो गया इनका। और जो जवान नस्ल है, यूपी में आप देखें तो अखिलेश है, और यहाँ देखें आप तो तेजस्वी है। इसी तरह से नई नस्ल
और उसके मुकाबले राहुल है। तो अब जो नए जनरेशन है, जो नए लोग हैं, उनको तो बहरहाल इन्हीं की तरफ, इन्हीं से अट्रैक्शन महसूस होगा ना, तो इसका मुकाबला नहीं कर सकते ये। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो व्यूवर्स, ये थे डॉक्टर सलीम खान साहब जिनसे हमने चर्चा की बिहार पे होने वाले इलेक्शंस में। देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है। ज़्यादा दिन दूर नहीं है, बहुत ही जल्दी नवंबर में इलेक्शंस हो जाएंगे और उसके परिणाम की घोषणा हो जाएगी। आपके साथ हम फिर से मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक पर। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।